हमारे साथ अंकिता रस्तोगी हैं जो ऑक्यूपाई यूनिवर्सिटी की मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनसे बात करते हैं। अंकिता, ये जो पूरी मूवमेंट है इसका मुद्दा क्या है? इसका मुद्दा ये है, मतलब ये शुरू नॉन नेट फेलोशिप के कटने से हुआ था, बट मोस्टली 2 राउंड ऑफ टॉक्स यूजीसी के साथ हो चुके हैं, 2 राउंड ऑफ टॉक्स एमएचआरडी के साथ हो चुके हैं। उसके बाद हमारा जो समझ बना है इस पूरे मुद्दे पे वो ये है कि ये एक लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ फंड कट्स पुशिंग द यूनिवर्सिटी टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, उस पूरे जो एजेंडा है हमारे स्टेट का, उससे जुड़ा हुआ है। एक बार हमें ये बताइए कि जो आप कहते हैं कि नॉन नेट फेलोशिप्स और यूजीसी, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और यूजीसी किस किस्म का इंस्टीट्यूशन है? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंस्टीट्यूट किया था इस आइडिया के साथ कि वो देखेगा कि हमारी देश में जो एजुकेशन हो रही है उसका क्या क्वालिटी है, वो ठीक हो, उसका क्या एक्सेस है, उसमें क्या नीतियाँ बन रही हैं, किस तरीके का इंस्टीट्यूशंस का नेचर होना चाहिए, वो सारी ही चीज़ों को मनूवर करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। और ये कमीशन बेसिकली उन चीज़ों को फैसिलिटेट करता है, उन चीज़ों को रेगुलेट करता है और फंडिंग देता है सारी ही यूनिवर्सिटीज़ को। तो यूजीसी एक एग्ज़ाम करता है नेट का, विच इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको पास करने वाले सारे ही लोग किसी भी ग्रेजुएशन कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। ठीक है। नॉन नेट फेलोशिप का मतलब ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड कोई भी रिसर्च स्टूडेंट को ये फेलोशिप मिलेगी। 5,000 रुपये महीना एमफिल के स्टूडेंट्स को और 8,000 रुपये महीना पीएचडी के स्टूडेंट्स को ये मिलती है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एनरोल्ड। आपको कोई एग्ज़ाम पास नहीं करना है, इसीलिए इसको नॉन नेट फेलोशिप बोलते हैं। जो जेआरएफ फेलोशिप है वो उन लोगों को मिलती है जो लोग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। उसका एक कट ऑफ होता है, वो कट ऑफ को जो क्वालिफाई कर लेते हैं, वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। और उसका जो टॉप 15% होता है उसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जिसको कि हम जेआरएफ बोलते हैं। तो ये जो जेआरएफ का अमाउंट है ये यूजीसी तय करती है, कितना फंड उसमें लगेगा ये भी यूजीसी तय करती है, और कितना अमाउंट नॉन नेट में जाएगा ये भी यूजीसी तय करती है। वो उसके एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा होता है, हर साल वो उसको निकालती है। तो 2006 में नॉन नेट शुरू हुआ था, और ये शुरू इसलिए हुआ था कि रिसर्चर्स का ये डिमांड था कि जब हम हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं, जब हम रिसर्च स्टूडेंट बनते हैं, तो हम मिड-20s में होते हैं। उस समय एक रिसर्च करने के लिए हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली ऑल्सो फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। आई मीन, अगर हम किसी और से फंडिंग लेंगे तो वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगा कि हम किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं। तो उस आत्मनिर्भरता के लिए नॉन नेट को शुरू किया गया था। नॉन नेट जब शुरू किया गया था तो बहुत थोड़ा अमाउंट था, वो ओवर द ईयर्स रिवाइज हुआ है। और जेआरएफ जो है वो बहुत पुराना स्कॉलरशिप है। जेआरएफ पिछले साल नवंबर में 16,000 से 25,000 बढ़ाया गया था। उसके साथ ही नॉन नेट वालों का ये मांग था कि 5,000 में कुछ भी नहीं होता दिल्ली में, और मतलब ना सिर्फ दिल्ली में महंगाई बढ़ती जा रही है, दालों के क्या दाम हो रहे हैं, प्याज के, टमाटर के, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो 5,000 में सब सस्टेन करना तो बहुत दूर की बात है, रेंट निकल जाए उतना भी मुश्किल है। तो ये मांग था कि अगर आप ये बोल रहे हो कि 16,000 से 25,000 जेआरएफ हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो फिर तो नॉन नेट वालों के लिए भी महंगाई बढ़ी है, तो वो भी बढ़ना चाहिए। तो ये मांग लेकर के फरवरी में यूजीसी के सामने प्रोटेस्ट हुए थे 2015 में। उन्होंने एक कमेटी बैठाई जो कि एनहांसमेंट ऑफ नॉन नेट के लिए बनी थी। उस कमेटी ने 7 अक्टूबर को आके ये डिसीजन दिया कि नॉन नेट फेलोशिप को हम स्क्रैप कर दे रहे हैं, इस फेलोशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। 5,000 8,000 तो छोड़ दीजिए, किसी को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग के मिनट्स 20 तारीख को पब्लिक डोमेन में जारी किए गए, और 21 अक्टूबर से ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ऑक्यूपाई यूजीसी, व्हाट डज इट मीन? ये नाम कैसे आया, क्यों रखा गया, और आपका ये पूरा मूवमेंट है इसका मोड ऑफ प्रोटेस्ट क्या है? देखिए, शुरू ये इस तरह हुआ था कि मतलब हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम ऑक्यूपाई यूजीसी के लिए जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को जब हम निकले थे अपनी यूनिवर्सिटीज़ से, तो हम ये सोच के निकले थे कि हम जाएंगे यूजीसी को बोलेंगे कि आपने जिस तरीके का ये डिसीजन लिया है ये काफ़ी शर्मनाक है, इसको रिवर्स करिए। आप हमारी स्कॉलरशिप्स बिना किसी कारण के, उस मिनट्स में कोई कारण नहीं लिखा हुआ है, आप बिना किसी कारण के हमारी स्कॉलरशिप्स नहीं काट सकते। तो हम लोग जब यूजीसी पे पहुँचे तो ऑलरेडी लोग थे वहाँ पे, डीयू के लोग थे और बाकी यूनिवर्सिटी से भी लोग थे। तो उस दिन ये हुआ कि हम लोग ने यूजीसी का जो मेटल का गेट था वो तोड़ा, हम अंदर गए और बिल्डिंग के सामने बैठ गए
और हमने फ़ौरन एक डेलीगेशन भेजा जो कि यूजीसी में जाके बात करे कि आप एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए और ये जो आपने डिसीजन लिया है इसको रिवर्स करिए। वो बात 4 बजे से शुरू हुई, 6 बजे तक होती रही। वेद प्रकाश जो कि इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने आकर के हमसे एक फ्लोर नीचे आकर के बात नहीं करी, वो टॉप फ्लोर पे थे और उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव थी, वो एक महिला थी। उन्होंने बोला कि उनके हाथ में कोई पावर है नहीं और ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर कोई इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। मीटिंग होगी, मीटिंग 1.5 महीने के बाद होगी, जबकि उनकी हर 1.5 महीने में उनकी एक रेगुलर मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ये डिस्कस होगा। अब उस दिन जब वो डेलीगेशन बाहर आई और उसने स्टूडेंट्स को ये बताया कि इस तरीके का रवैया है यूजीसी का। यूजीसी वो बॉडी है जो कि स्टूडेंट्स को जवाबदेही उसकी बनती है, मतलब अगर उसने कोई डिसीजन लिया जो कि इतने स्टूडेंट्स को इफेक्ट करता है तब तो उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये उसका रवैया था। तो उस दिन स्टूडेंट्स का ये गुस्सा था कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। तो शुरुआत में बहुत सारी बात हुई कि हम धरना करना चाहते हैं, हम भूख हड़ताल करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हर तरह की बात हुई। लेकिन स्टूडेंट्स का ये मानना था कि भूख हड़ताल अगर हम करेंगे तो हमको कोई अटेंशन चाहिए, कोई देखने वाला नहीं है तो भूख हड़ताल करने का कोई फ़ायदा नहीं। और हम स्टूडेंट्स हैं, हम यंग लोग हैं, हम इस देश को चलाने वाली युवा पीढ़ी हैं। हम कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिससे हमारा गुस्सा व्यक्त हो, मतलब जिससे हमारी प्रेजेंस फील हो। ऐसा ना हो कि हम रहें और किसी को पता भी नहीं चले कि क्या हो रहा है, क्या मुद्दा है, क्यों स्टूडेंट्स बैठे हुए, क्यों गुस्सा है, इस तरह की चीज़ें। तो हम वहीं पे यूजीसी का जो गेट था उसके अंदर जाकर के ऑक्यूपाई करना चाह रहे थे और वहाँ से ये कॉल गया था कि हम ऑक्यूपाई करेंगे यूजीसी को जब तक कि ये डिसीजन रिवर्स नहीं कर दिया जाता। हम में से किसी को भी नहीं पता था कि ये इतना लंबा चल जाएगा, कि सरकार हमारी बात सुनेगी ही नहीं। आज मतलब 49th डे है और इस दौरान हम जहाँ से शुरू किए थे, हम उस जगह से तो बहुत दूर बैठे हुए हैं। अभी हम लोग को निकाल दिया गया है और इस पूरी चीज़ का एक लंबा प्रोसेस रहा है। लेकिन आइडिया ये था कि हम यूजीसी का जो स्पेस है, यूजीसी एक पब्लिक ऑफिस है, उस पर हमारा हक है, उसका जवाबदेही बनता है हमारी तरफ। जब तक वो जवाब नहीं देंगे हम ये स्पेस नहीं छोड़ेंगे। और हमने वो ऑक्यूपाई इस इरादे से किया था कि जब बाकी स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा तब वो लोग भी आकर के हमारे को वहीं ज्वाइन करेंगे और हम उस ऑफिस को अपनी तरफ अकाउंटेबल बनाएंगे, इस तरह गोलेबंदी करके, मतलब एक साथ। जैसे आपने ये प्रोटेस्ट शुरू किया तो आपका एक इस ढंग के प्रोटेस्ट का एक कारण ये था कि हमें अटेंशन मिले, क्योंकि प्रोटेस्ट तो तभी कामयाब होता है जब कोई अटेंशन मिलती है, सरकार को उसका नोटिस लेना पड़ता है। इस प्रोटेस्ट के इस मोड का, इस तरीके का सरकार ने नोटिस लिया, कितना कामयाब रहा अभी तक ये? देखिए, हमारा जो इनिशियल मोड ऑफ प्रोटेस्ट था कि हम ऑक्यूपाई करेंगे यूजीसी, वो तो सरकार ने हमको करने ही नहीं दिया। मतलब हम 21 तारीख को यहाँ पहुँचे, 22 को छुट्टी थी, 23 की सुबह हमने ये डिसाइड किया था कि हम यूजीसी का काम होने ही नहीं देंगे, हम उनका गेट ब्लॉक कर देंगे, हम लोगों को ना अंदर जाने देंगे ना बाहर आने देंगे। उसी दिन सुबह 5 बजे हमें ये पता चला, जो लोग यूजीसी के प्रेमाइस में ऑक्यूपाई कर रहे थे उनको सोते हुए पुलिस ने आकर के उठाया, उनको बसों में भरा और उनको जाकर के भलसवा डेयरी, जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे है, वहाँ जाकर के छोड़ दिया। वहाँ पर डिटेन किया पूरा दिन के लिए। और 10 बजे जब प्रोग्राम था, जब लोग यहाँ पहुँचे कि हमें यूजीसी पे पहुँचना है, तो तीनों तरफ बैरिकेड लगा हुआ था और हमें बोला गया कि आप लोग अगर यहाँ पे बदमाशी करोगे तो हम आपके साथियों को नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप यहाँ से डिस्पर्स नहीं होते तब तक आपके साथी जो भलसवा डेयरी में है उनको हम डिटेन रखेंगे। अब ये तो एक अजीब तरीके की सौदेबाजी और एक तरीके का ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया ना स्टेट ने, पुलिस के थ्रू। ये इस तरीके से उन्होंने किया। तो जहाँ पे हमने ओरिजिनली ऑक्यूपाई यूजीसी सोचा था कि हम करेंगे, वहाँ पे तो हम कभी कर ही नहीं पाए। हमें उस दिन बैरिकेड के सामने बहुत पुलिस से लड़ना पड़ा। उस दिन पुलिस ने बहुत लाठीचार्ज किया, 2 राउंड बैरिकेड तोड़े भी गए, यहाँ आईटीओ का चौराहा जाम भी किया गया। पुलिस ने बहुत ही शर्मनाक तरीके से हमें उठाया, घसीटा, उठा करके यहाँ बैरिकेड के सामने छोड़ दिया। और पिछले इतने दिन से यहाँ बैरिकेड के सामने ऑक्यूपाई यूजीसी चल रहा है, जिसका वाकई मतलब यूजीसी के काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यूजीसी पिछले जितने दिन से भी है वो चल रही है, अपना नॉर्मल रूटीन चल रहा है। दूसरा, इस प्रोटेस्ट को कामयाबी ऐसे भी देखी जाएगी कि कितने लोग यहाँ पर आ पाते हैं, जहाँ आप कॉलेजेस को जोड़ पाए, अगर जोड़ पाए तो कैसे जोड़ पाए।
तो ये जो मोड जो हमने शुरुआत में उठाया था कि हम वहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे और यूजीसी को कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए उससे, वो तो उन्होंने करने नहीं दिया। फिर हमने जब यहाँ पर हमें छोड़ दिया गया और उसके बाद से जो ऑक्यूपेशन चल रहा है वो इसी मोड में चल रहा है कि हम जो है वो लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी शामिल है, जिसमें राइटर्स शामिल हैं, जिसमें मजदूर शामिल हैं, उन सबको आकर के लाएंगे, उनको हम बताएंगे कि हमारी क्या बात है और कैसे ये मुद्दा सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि सबके बच्चे होते हैं ना, सबको शिक्षा चाहिए। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबको ही, मतलब चाहे वो मजदूर हो, पेंटर हो, कुछ भी करता हो, वो पढ़ाई करता हो या ना करता हो, वो जॉब करता हो, उसके भी बच्चे होंगे, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, आपको शिक्षा से तो एंगेज करना ही पड़ेगा ना। और शिक्षा के बिना तो आप एक तरीके से सोसाइटी का व्यू भी नहीं देख सकते ना, क्यों इसको सोशल सेक्टर कहते हैं। इसमें कामयाब कितना हो पाए, कितने लोग आ पाए आपके इसमें उस दिन जब हम यहाँ बैठे उसके बाद से हमने लोगों को बुलाना शुरू किया। इसमें हमने काफ़ी लोगों को जोड़ा, वुमेंस ग्रुप्स इसमें आए, इसमें मजदूर ग्रुप्स आए, मारुति सुजुकी के वर्कर्स आए, इसमें हमने और राइटर्स को इनवाइट किया, टीचर्स को इनवाइट किया, जो भी एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, उन लोगों को इनवाइट किया और यहाँ पे ओपन क्लासेस चलाई। और बेसिकली अलग अलग जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट है, जैसे यहाँ पे एक कम्युनिटी किचन करने की हमने कोशिश करी, वो नहीं हो पाया, या हमने जो है वो और सिविल सोसाइटी में बस कैंपेन्स चलाने की कोशिश करी, पोस्ट कार्ड्स भेजने की कोशिश करी कि पोस्ट कार्ड जिसमें लिखा हो कि हम इस नीति से अग्री नहीं करते हैं, तो वो एक कैंपेन चला, सिग्नेचर कैंपेन चला, शिक्षा का सिक्का एक कैंपेन है जो हमने चलाया कि उस कैंपेन में हमने ये कहा कि 1-1 रुपया हम कलेक्ट करेंगे उस सारे लोगों से जिनको लगता है कि एजुकेशन में फंडिंग होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और वो एक सिक्का जो है वो इस चीज़ का सिंबॉलिज्म है कि ये टैक्स पेयर का मनी है जो आप बेसिकली जिसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि जिस मीटिंग में ये डिसीजन आया ना कि वो हमारी स्कॉलरशिप काटने वाले हैं, उसी मीटिंग में उन्होंने डिसीजन लिया कि मीटिंग करने का जो उनको पैसा मिलता है ना 2000 रुपये, उसको वो बढ़ा के 5000 कर देंगे, ठीक है। तो ये एक एलोकेशन ऑफ मनी है ना, वो एक तरफ से आप हटा के दूसरी तरफ कर रहे हो और वो दिखा रहा है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ठीक है। एजुकेशन के बजट में हर बार कट हो रहा है, तो हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो टैक्स पेयर का पैसा ले रहे हो, जो एजुकेशन सेस कटता है हर इंसान के उससे, वो टैक्स पेयर का मनी है, वो वापस जनता में जाना ज़रूरी है। तो शिक्षा का सिक्का का कैंपेन यही था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम दोबारा जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं, आपको भेजते हैं ताकि आप दोबारा एजुकेशन को फंड करो, क्योंकि ये एक हक है, हर इंसान का हक है कि वो अगर पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दिया जाए। अच्छा, इसमें जैसे आपका ये मूवमेंट है ऑक्यूपाई यूजीसी, ये 24 घंटे चलता है, तो किस ढंग से आप इसको मैनेज करते हैं? देखिए 24 घंटे इस तरह चलता है कि हम दिन में, कुछ लोग यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं दिन में, क्योंकि दिन में हम लोग कैंपेनिंग करने निकलते हैं, तो हम जाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट हॉस्टल्स में, डिफरेंट, जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स के लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने पेंटिंग करी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लोगों को जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं कि आप आइए इस साइट पर और आप जैसे भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप करिए। जैसे कल्चरल ग्रुप्स वो आकर के अपना गाना गाते हैं, जो लोग पेंट करते हैं वो लोग पेंट करते हैं। तो बेसिकली इस साइट को बनाए रखने का, इस साइट को एक प्रोटेस्ट की साइट बनाए रखने में इन सारे ही सेक्शंस का बहुत बड़ा रोल रहा है, और इसीलिए हमें लगता है कि कैंपेनिंग से ही हमारा ये मूवमेंट सस्टेन रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं, दिन में कैंपेन करते हैं, रात में ऑक्यूपाई करते हैं, यहाँ पर टेंट में बैठ करके हम लोग गाना गाते हैं, खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, आपस में बातचीत रखते हैं और इस चीज़ पे बात करते हैं कि अब हमें नेक्स्ट किस तरीके से इस कैंपेन को और विजिबली और पोटेंटली लोगों के बीच में कैसे ले जाना है। जैसे यहाँ पर बहुत किस्म की ज़रूरतें होती हैं प्रोटेस्टर्स की, तो इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशंस, कोई संस्थाएं किसी किस्म की हैं जो आपकी मदद कर रही हैं इसमें? देखिए ज़रूरतें तो बहुत अलग अलग तरह की होती है। एक तो जैसे फ़ंड की एक बहुत ही बेसिक नीड है, ठीक है, तो फ़ंड हमने इस तरह से नहीं कलेक्ट किया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हमको देगी। हमने बेसिकली जहाँ जहाँ हमने कैंपेन किया वहाँ 10 रुपये 2 रुपये जितना भी जिसने जो भी कंट्रीब्यूट किया वहाँ से फंडिंग चली। दूसरा, बस कैंपेन्स में हमें बहुत फंडिंग मिली है, मतलब जो चीज़ हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एक जनरल सिविल सोसाइटी के बीच में वो हमसे पूछ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और हमारा बस यही जवाब था कि आप जो कुछ भी दे सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन्स की पढ़ाई के लिए आप दीजिए, और उन्होंने बहुत पैसा उस तरह से कंट्रीब्यूट किया। बट मोस्टली पैसा इसी फंड रेजिंग के थ्रू आया, हमने किसी एजेंसी से कोई पैसा नहीं लिया है। दूसरा कि फ़ंड के अलावा लॉजिस्टिकली, मतलब ब्लैंकेट्स का, ये जो आप टेंट देख रहे हैं इसका, ये सारी चीज़ें, लकड़ी जलाने का या वॉशरूम का, पानी का, ये सारी बहुत ही बेसिक सर्विसेज थी जो कि हमको चाहिए थी। और इस चीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जब पहली रात हम पहुँचे यूजीसी पे, यूजीसी एक पब्लिक ऑफिस है,
वो बिल्डिंग हमने 3 बजे ऑक्यूपाई किया, 5 बजे तक जितने लोग यूजीसी में काम करते हैं वो निकल के चले गए, वो बिल्डिंग लॉक कर दी गई। वहाँ पर हमें वॉशरूम का फैसिलिटी नहीं दिया गया, हमें पीने के पानी का फैसिलिटी नहीं दिया गया, लोगों को वापस रात के 2-3 बजे वापस जाना पड़ा अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि लोग नहीं रह सकते थे। वो चीज़ जब हम यहाँ बैरिकेड्स के बाहर खड़े हैं तो बहुत सारे, मतलब बगल में एक मस्जिद है, उन लोगों ने कभी हमें मना नहीं किया कि हम उनका वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, जबकि मस्जिद में लड़कियों का जाना मतलब इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है। फिर भी महिला प्रोटेस्टर्स वहाँ पे जाकर के वॉशरूम यूज़ करती हैं, पानी पीने का पानी उन्होंने इतने दिन से मुहैया करा रखा है, रात में कई दफ़े चाय दे देते हैं वो लोग हमें। कई बार उन्होंने हमें लकड़ी दी है जो बेकार उनके वहाँ पड़ी हुई थी कि आप लोग जला लीजिए, क्योंकि दिल्ली की सर्दी यहाँ पे इतनी भी आसान नहीं है ना। ये छोटी छोटी लॉजिस्टिकल बातें हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। उस मस्जिद के बिल्कुल बगल में मंदिर है, मतलब कहने का मतलब बस इतना है कि वो जो एक सिंपल संवेदनशीलता होती है ना कि आप दूसरे इंसान की तरफ सेंसिटिव हो, उतना भी नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं, कम्युनिटी किचन करने की कोशिश करी गई, उसमें भी फ़ंड की कमी पड़ी, तो फिर वही खाना खरीद करके आता है, लोग कुछ खाते हैं। ब्लैंकेट्स, ये अजय भवन से थोड़े ब्लैंकेट्स गद्दे मिले हमें, उन लोगों ने दिया मूवमेंट के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए। ये जो टेंट है ये भी कुछ लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही आया है, कुछ दिनों के ही लिए आया है, हमेशा के लिए नहीं आया। और पीछे कब्रिस्तान है, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ मिल जाती हैं। तो ये एक नेसेसिटी रही है। बाकी जितना भी हम पोस्टर्स बनाते हैं, पेंट्स, ये सारी चीज़ें कुछ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने दिया, कुछ जो भी जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकता था। टीचर्स ने शुरुआत से बहुत हेल्प किया है, मतलब इवन इन कमिंग एंड टेकिंग ओपन क्लासेस, यहाँ के साइट का जो पूरा लॉजिस्टिक्स है उस चीज़ को चलाने में कई जगहों पे उन्होंने राय दी है, बताया है कि कैसे इस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए, क्या यहाँ धरना करना इतना लंबा, इज़ दिस अ गुड प्लान। तो इस चीज़ों पे भी बहुत एडवाइस, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती रही हैं। पर हाँ, लॉजिस्टिकली हमने कभी भी किसी एनजीओ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कोई फंड मांगा नहीं है आज तक। एक आखिरी सवाल वो ये है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, इस देश में कोई नागरिक प्रोटेस्ट कर रहा है तो सरकार की एक बुनियादी जिम्मेवारी बनती है कि वो आके पूछे सही कि आपसे क्या हुआ। आपकी कोई बात हुई अभी तक, कोई आपसे मिलने आया यहाँ तक? तो हम लोग की 2 राउंड बातचीत हुई है यूजीसी के साथ। यूजीसी ने बोला कि हम डिसीजन रिवर्स नहीं करेंगे, आपके लिए हम इस डिसीजन के ऊपर एक रिव्यू कमेटी बैठा देते हैं, वो एमएचआरडी में बैठी हुई है, अब हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, आप जाइए एमएचआरडी। तो ये यूजीसी के साथ हमारी 2 राउंड की बातचीत का आउटकम है। जब हम एमएचआरडी गए, 5 नवंबर को एक मार्च था यूजीसी से एमएचआरडी, वहाँ पे स्मृति ईरानी बाहर आई, उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी क्या डिमांड है। तो हमने उनको बोला कि हमारी नॉन नेट स्कॉलरशिप काट दी गई है, आप इसको वापस कर दीजिए। उन्होंने बोला कि वापस भी कर देंगे और बढ़ा भी देंगे और सबको भी, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबको नहीं देंगे, जो भी लोग एनरोल्ड हैं हम उन सबको नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम इस स्कॉलरशिप को टारगेट करेंगे। उस स्कॉलरशिप को कैसे टारगेट करेंगे, हम कोई एग्ज़ाम रखेंगे, वो एग्ज़ाम जब आप पास करेंगे तभी आप वो स्कॉलरशिप पाएंगे, या फिर हम एक इनकम क्राइटेरिया रखेंगे कि अगर आपकी फैमिली इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हमारा इस चीज़ पे ये कहना था कि ये जो रिव्यू कमेटी आपने बनाई है इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई टीचर नहीं है, इसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये कहाँ की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है कि आप स्टूडेंट के बारे में एक डिसीजन ले रहे हो जिसमें कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि इस रिव्यू कमेटी में कोई स्टूडेंट नहीं है और ना ही रहेगा। स्टूडेंट्स को अगर कोई सजेशन देना है इस बारे में कि किस तरीके से ये स्कॉलरशिप को टारगेट किया जाए, तो वो आकर के रिव्यू कमेटी के सामने अपना सबमिशन दे दें। हम लोग 18 नवंबर तक एक सिग्नेचर कैंपेन चलाए पूरे देश में। हमने पूरे देश में ये कैंपेन किया कि ये जो एडिशनल क्राइटेरिया है हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम नहीं मानते कि कोई एडिशनल क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही साफ सी बात है, आप जब मेरिट की बात कर रहे हैं तो जो भी जना अगर हायर एजुकेशन में रिसर्चर बना है उसने अपने सारी ज़िंदगी एग्ज़ाम दिया है भाई। आप जब पीएचडी में एंट्री करते हैं तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है, आपका एक इंटरव्यू होता है। जब कोई अपना नॉन नेट फेलोशिप निकलवाता है तो वो कैसे निकलवाता है, वो एक फॉर्म भरता है, उसका गाइड साइन करता है, उसका जो डिपार्टमेंट का हेड है वो साइन करता है, उसकी यूनिवर्सिटी साइन करती है, तब जाके उसको नॉन नेट फेलोशिप मिलती है। अगर वो स्टूडेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसका गाइड क्यों साइन करेगा, राइट? तो मेरिट की इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आप इतनी दूर तक पढ़ लिए, आप ऑब्वियसली मेरिटोरियस हो, तभी तो पीएचडी में आपको एडमिशन मिला है, ठीक है। तो मेरिट का तो क्राइटेरिया हमने सिरे से खारिज किया। दूसरा, हमने बोला कि ये जो आप इनकम क्राइटेरिया लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके घर वाले उनको शायद फाइनेंस नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि उनके है बहुत पैसा है और वो शायद उनकी शादी के लिए रखेंगे। बहुत सारे और प्रेशर्स होते हैं, सिर्फ फैमिली इनकम एक बात नहीं है। आप 26 साल के हो गए, आपको खुद में एक
अजीब सा लगता है कि आप घर के पैसे पे जी रहे हो। और ऊपर से उन्होंने ये बोला, अब तो वो लोग बोल रहे हैं कि रिसर्च फंडिंग भी नहीं देंगे, रिसर्च फंडिंग आप खुद से स्पॉन्सरशिप की तरह लाइए। तो इसका क्या मतलब है, किसकी रिसर्च होगी? जब वो पैसा दे रहे हैं तो वो अपनी टाइप की रिसर्च चाहेंगे ना, मुनाफे के लिए रिसर्च। तो हमें लगता है कि ये एडिशनल क्राइटेरिया सिरे से खारिज होना चाहिए, जैसे नॉन नेट था वैसे ही मिलना चाहिए। हम लोग 18 नवंबर को फिर मार्च किए यूजीसी से एमएचआरडी ये बोलने के लिए कि हमें कोई एडिशनल क्राइटेरिया नहीं चाहिए। हमारे पास 30,000 से ऊपर सिग्नेचर्स थे, एमएचआरडी से कोई नहीं आया हमसे बात करने, उन्होंने हमारे सिग्नेचर्स भी एक्सेप्ट नहीं किए। इस वजह से हमें ये लगा कि ना यूजीसी हमें कोई जवाब दे रहा है, ना एमएचआरडी हमें कोई जवाब दे रहा है। तो अब तो हमें पॉलिसी मेकर से पूछना पड़ेगा ना भाई कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये शिक्षा नीति के नाम पे क्या करते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को ना फंड मिल रहा है, ना उनको रिसर्च के लिए फंड मिल रहा है, किसी चीज़ के लिए फंड नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमने ये बात रखी कि हम अब यूजीसी से पार्लियामेंट मार्च करते हैं, पूछते हैं जाकर के कि ये किसके लिए शिक्षा आप देना चाह रहे हैं, किसको शिक्षा मुहैया कराना चाह रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को पढ़ने का मन है उनको तो आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उनका नॉन नेट काट रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आज नॉन नेट कम होने की वजह से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उसको बढ़ाने की जगह उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये एक एक्सक्लूजनरी पॉलिसी है और इसी के कारण ऑक्यूपाई यूजीसी आज भी जारी है और जारी रहेगा। अंकिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये प्रोटेस्टर यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, तो कई किस्म के सवाल हैं कि एक डेमोक्रेसी में अगर कोई नागरिक इतनी ठंड में रात को बैठा है तो कम से कम उससे आके पूछा जाए कि क्या हो और उसका एक जवाब दिया जाए। अंकिता रस्तोगी के साथ इस इंटरव्यू के बाद ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया। रास्ते में पुलिस ने इनका घेराव किया और इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। आप इन तस्वीरों को देखिए और इनके द्वारा गाए जाने वाले गानों को सुनिए। सरकार जो कहना चाहती है वो आप सुन रहे हैं, टेलीविज़न के जरिए, अखबारों में पढ़ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और गानों को सुनिए और अपनी राय बनाइए। साहिब के दफ्तर के आगे खड़ी हुई है जिंदगी, साहिब के दफ्तर के आगे खड़ी हुई है जिंदगी, फिरती के टोकरी में पड़ी हुई है जिंदगी, फिरती की टोकरी में पड़ी हुई है जिंदगी। ऐसे के हथौड़े से शोषण ने ऐसी मार की, ऐसे के हथौड़े से शोषण ने ऐसी मार की है, जगह जगह से टुकड़ा टुकड़ा टूट गई है जिंदगी, जगह जगह से टुकड़ा टुकड़ा टूट गई है जिंदगी। 84 बंगले हैं रामा, बंगलों में बगीचे, बेहिसाब मरकट है इनके हर क्यारी के नीचे। 84 बंगले हैं रामा, बंगलों में बगीचे, धरती में बीजों के संग ही सड़ जाता है आदमी, धरती में बीजों के संग ही सड़ जाता